नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में इस देश में कुबेर का खजाना माने जाने वाले बीएमसी का खेल समझेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल पलट दिया है और पुराना बदला, गुजरात से लेकर के गुवाहाटी तक का बदला एक साथ चुकता करने का हिसाब किताब बना लिया है। अब शिंदे की सेना जो है, शिंदे की टीम, वो ताज होटल में, 5 सितारा होटल में बैठी रह जाएगी और इररिलेवेंट हो जाएगी अगर ये गेम फिट बैठा तो। शिंदे को इररिलेवेंट करना, अप्रासंगिक करना महाराष्ट्र की राजनीति में ये ठाकरे परिवार की बड़ी विजय होगी। अगर महाराष्ट्र की राजनीति में और खासकर मुंबई की राजनीति में ठाकरे परिवार को सरवाइव करना है, खासकर उद्धव ठाकरे, जो इंडिया अलायंस में भी कोई नहीं सोच सकता, कांग्रेस भी नहीं सोच सकती कि भाई ऐसा कुछ कर दे कि बीजेपी को फायदा पहुंच जाए। उद्धव वो कदम उठाने जा रहे हैं जिससे फायदा तो बीजेपी को होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे और मातोश्री के भीतर सिमट जाएगी, इसकी संभावना भी बनती नजर आएगी। याद कीजिए विधानसभा चुनाव के नतीजे। शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनना था, फिर गृह मंत्री बनना था एक नाथ शिंदे को। सतारा तक कई बार अप डाउन किए, जैसे लोकल में चढ़ करके जा रहे हो, आ रहे हो, सतारा कई बार अप डाउन किए, लंबा खींचा, लेकिन आखिर में मिला क्या? वही जो आजकल मुंबई के कॉमेडी शो में कहते हैं ना, बाबा जी का ठुल्लू। मिला कुछ नहीं, न गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री तो खैर सपने की बात हो गई। अब मुंबई का मेयर भी चुने जाने में लंबा वक्त लग सकता है, ये खिंच सकता है, क्योंकि शिंदे के 29 कॉरपोरेटर अगर ताज होटल में कैद हैं, तो बीजेपी ने अपने सभी कॉरपोरेटर्स को एक संदेश दिया है कि वो अगले 10 दिन तक मुंबई में ही रहे, यानी लंबा खींचेगा। देवा भाऊ दावोस में है, लाइए भाऊ को, लाइए अशोक भाऊ को, देवा भाऊ को जाने दीजिए जहां जा रहे हैं। स्वागत है भाऊ। जरा हेडलाइन दिखाइए भैया, हेडलाइन लाइए। अभी लंबा खींचेगा बीएमसी मेयर का चुनाव, उधर एक नाथ शिंदे कर रहे गेम पर बेफिक्र हैं देवा भाऊ। अब इसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं, तीनों के अलग मायने हैं। लंबा खींचेगा बीएमसी मेयर का चुनाव वो शिंदे की वजह से कि शिंदे की बार्गेनिंग को बीजेपी जरा भी भाव देने नहीं जा रही है, ये मानिए। इससे शिंदे गेम कर रहे हैं, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन देवा भाऊ बेफिक्र हैं। बेफिक्र 2 वजह से हैं। एक, मुंबई में अमित शाह बैठे हैं दिल्ली में, और दूसरा मातोश्री में बैठे हुए उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा संकेत कर दिया है। आगे बढ़िए। बीजेपी के होंगे मेयर, उद्धव ठाकरे ने यूं कर दी राह आसान, न घर के न घाट के रहेंगे एक नाथ शिंदे। इस हेडलाइन में और चीजें साफ हो गई कि बीजेपी का मेयर होगा और शिंदे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अगली हेडलाइन पे आइए। मुंबई मेयर चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना शिंदे गुट से खींचतान के बीच भाजपा को मिला उद्धव ठाकरे का साथ, और क्लियर हो गया। अब ये खबर बेसिकली एक लाइन में मैं बताऊं तो ये है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर बीजेपी का मेयर होगा तो मतदान से ही बाहर रहेंगे। अब मतदान से बाहर रहेंगे तो क्या गणित बैठेगा, समझते हैं भाऊ से। भाऊ, ये मतदान से बाहर रहेंगे या शिंदे को बाहर कर देंगे ये पूरी पूरी राजनीति से? शिंदे को इर्रिलेवेंट बना दिया। मैं सबसे पहले आपको आशीष जी ये बता दूं कि शिंदे को डर किस बात का है, क्यों 29 लोगों को लेके आप अंदर बैठे हैं। डर तो भाजपा का भी है। भाजपा ने आदेश दिया अपने सभी कारपोरेटर को, आप मुंबई के बाहर नहीं जाएंगे, और कोई इमरजेंसी हो गई तो आप परमिशन लेके ही बाहर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे ये पार्टी को सूचित करेंगे। लेकिन
एकनाथ शिंदे को किससे डर? एकनाथ शिंदे के लोग कह रहे कि ट्रेनिंग दे रहे साहब, कुछ नए लोग आए हैं कॉर्पोरेशन जीत के, पहली बार उनको ट्रेनिंग दे रहे। अब आशीष जी, ट्रेनिंग रात भर तो नहीं चलती ना। आप ट्रेनिंग दिन में दे के 4 घंटे 5 घंटे ट्रेनिंग दे के आप वापस कर सकते हो। 4 दिन तक दिन रात ट्रेनिंग उस बात की चल रही, इतनी तो विधानसभा और लोकसभा की भी ट्रेनिंग नहीं होती भाई। यूनाइटेड नेशंस में भी भेजना हुआ आदमी तो इतना ट्रेनिंग नहीं देता। ये बेसिकली डर है। डर ये है कि वो जानते हैं बीजेपी की फितरत। बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, तो इस शिवसेना को तोड़ने में तो बीजेपी को और कम समय लगेगा। 29 में से यदि 20 को लेके चले गए बीजेपी, तो कहां रहेंगे ये लोग? सारा खेल इस बात का है। तो एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर रहे हैं कि क्योंकि मेयर होता है 2.5 साल का ही मुंबई में, तो बोलता है 1-2.5 साल आप रखिए, 1-2.5 साल हमको रखिए, क्योंकि बाला साहब का शताब्दी वर्ष है, तो हम बाला साहब की विरासत आपके पास कहाँ है शिंदे साहब? मुंबई के मराठी आदमी ने तो आपको भगा दिया। जिस शिंदे ने 58 कारपोरेटर 58 नगर सेवक लेके शिवसेना से अलग हो गए, वो 29 पे आ गए। और जिसके 58 नगर सेवक चले गए, मतलब 80% नगर सेवक चले गए, वो 65 लेके आया है। मुंबई का कौन सा इलाका भाई? किस मराठी अस्मिता की बात करते हैं आप? बीजेपी वालों को भी सवाल है। परळ, शिवड़ी, लालबाग, दादर, माहिम, वरळी, डिंडोशी, भांडुप, विक्रोळी, वांद्रे पूर्व, यह मराठी इलाका है। स्वीप कर दिया शिवसेना ने। बोले राज ठाकरे निपट गए। अब ये नया नया विश्लेषण देखिए, राज ठाकरे कहां निपटे? राज ठाकरे के पास 8 थे, वो 6 रह गए। राज ठाकरे का पहले भी वही हाल था, आज भी वही है। लेकिन राज ठाकरे ने शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को जो मत ट्रांसफर हुआ है, उसमें राज ठाकरे का रोल रहा, इसमें मैं मानता हूं। वो एक बात मैं और भी मानता हूं, बीजेपी को जो सीटें मिली है उसमें आरपीआई का भी रोल है। आठवले के वोट ट्रांसफर हुए हैं, ये बात अलग है कि आठवले को वोट बीजेपी के ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि सवर्ण हमेशा पिछड़ों को वोट नहीं देता, कि हमने देखा है। लेकिन आठवले के लोगों ने सिंसियरली दिया, जो बीजेपी आज 85 सीट पे या 79 सीट पे, जो 90 सीट पे जो उतरा रही है। अब कैलकुलेशन ऐसा है, बगैर एकनाथ शिंदे के ये सरकार नहीं बना सकती। एकनाथ शिंदे कोप भवन में बैठे हैं। अभी ताज जो लैंड एंड है, वो वहां पे कोप भवन बना हुआ है, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब उनके बार्गेनिंग की हवा निकाल दी उद्धव ठाकरे ने। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का मास्टर स्ट्रोक है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका प्रेशर पड़ा तो अल्टीमेटली एकनाथ शिंदे एक छोटे से बार कुछ तो लेके निकलेंगे वहां से कि चलो भाई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही ले लिया 5 साल 5 साल मेयर दे दिया। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को आईना दिखाया उद्धव ठाकरे ने, ये लेके यदि बीजेपी का मेयर होता है तो हम अब्सटेन रहेंगे। यदि 65 सीटें वॉकआउट करती है, 65 कारपोरेटर, तो 227 में से आप 65 निकाल दीजिए, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाती है। क्योंकि 162 बचते हैं। 162 बचते। होता क्या है, जब मेयर का चुनाव होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इन प्रेजेंट हाउस ये होता है। आपकी हाउस की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितना ये मायना नहीं रखता, हाउस के अंदर लोग कितने बैठे हैं ये स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो 165 में 89 तो आराम से लेके जाती है। 89 इज अ गुड नंबर। 162 है, 162 में 82 चाहिए। 82 चाहिए। उनके पास 89 है, उनके पास 89 है, 89 है। उनके पास 7 एक्स्ट्रा, उनके पास 7 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और शिवसेना को 7 में लेकर कहने के बाद 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। भाई आपने एकनाथ शिंदे को भी 7 लिया तो आपके पास एक्स्ट्रा सिर्फ 4 सीटें हैं। यू हैव गॉट अ मेजोरिटी बाय 4 मेंबर्स। और यदि उद्धव ठाकरे अपसेट करते हैं तो बीजेपी हैज गॉट मेजोरिटी बाय 7 नंबर। मेजोरिटी का आंकड़ा भी बढ़ता है। और एकनाथ शिंदे नलिफाई हो जाएंगे, ना घर के ना घाट के। उतने नहीं, एक और भी पेच है आंकड़ों को जब समझेंगे। इस बार 10 मनोनीत जो है
वो कॉर्पोरेटर वो भी मत देंगे, तो 10 मनोनीत अगर आप 227 को 237 हो जाएगा, तो फिर ये जो 82 चाहिए था वो 87 की जरूरत होगी, और नहीं, 87 लेकिन में हाँ 87 में क्या है, 10 मनोनीत है ना? अपॉइंटेड हाँ 7 अपॉइंटेड है, 10 हाँ अपॉइंटेड है। इस 10 हाँ में वो बीजेपी के नहीं है, ये 10 जो है वो प्रोरेटा बेसिस पे है। जैसी जैसी आपकी संख्या है उसमें आपका विभाजन है। ये 10 हाँ जो है ये सबके बीच में बटेगा, तो इसमें बीजेपी को मिलेंगे 4। हाँ उसके बाद बड़ी बड़ी पार्टी कौन सी है? एक ना शिवसेना है, उसको तो मिलेंगे 3, हाँ उसको मिलेंगे 3। हाँ फिर है एक नाथ शिंदे को मिलेंगे 2 या 1। फिर कांग्रेस है, कांग्रेस को भी एक आध मिल, एक एक ये कांग्रेस और उनको मिले। जो, तो उससे भी फायदा नहीं होना है उसका। हम्म, जो अपॉइंटेड है उसमें भी शिवसेना उद्धव ठाकरे का शेयर ज्यादा है, हाँ हाँ डबल शेयर है ना, हम्म, आंकड़ा डबल है। हम्म। और बीजेपी को 4-5 भी मिले तो 89 में 5 जुड़ा तो 94 हो गया, 87 चाहिए 94 हो गया। मैंने वही तो कहा, बीजेपी अपने बलबूते पे है। भाई बीजेपी का मेयर यदि एकनाथ शिंदे बनाना ही चाहता है तो फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे बाहर रह जाएगी, तो बनेगा बीजेपी का ही मेयर, लेकिन एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग खत्म हो जाएगा। हाँ मेन बात यही है। तो ये जो खर्चा हो रहा है ताज पे, भाई हम्म, ताज का आज आप देखिए, ताज का जो होटल है वो 20-22 हजार रुपए का रूम है एक दिन का। हाँ आप 25 लोग वहां पे इतने दिनों से रह रहे हैं, खाना भी खाएंगे रहेंगे भी, आप पर हेड 35 हजार रुपए भी पकड़ो, और 5 नाइट 6 नाइट भी वहां रहते हैं, तो आप देखिए एक एक कारपोरेटर के ऊपर 3-3 4-4 लाख रुपए का खर्चा है। ये हम्म, खर्चा भी अब, हालांकि ये खर्चा ऊंट के मुंह में जीरा है एक नाथ शिंदे के हाँ लिए, हाँ है ना? वो जो 50 खोखे का खेल हुआ उसमें से एक खोखा भी नहीं खत्म हो जाएगा इसमें। लेकिन इतना पूरा एक्सरसाइज करने के बाद मिला क्या? ना घर का ना घाट का रह गया। इसको बोलते पॉलिटिकल मूव। और ये पूरा टाइम खेलता रहेगा उद्धव ठाकरे का ग्रुप। अब जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ेगी और एकनाथ शिंदे ब्लैकमेलिंग करेंगे, 2 मिनट का एक है, एक मैसेज देना है और खत्म हो जाएगा। और राजनीति में कोई किसी का दुश्मन और दोस्त नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी नहीं है, जो घर के शिंदे जयचंद है, जो पार्टी पार्टी जो पीठ में छुरा घोप के गई है। हाँ और मैं इसको जयचंद इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि इसके 65 आते और उद्धव के 35 आते तो हम कहते कि भैया तू ही ओरिजिनल शिवसेना है। हाँ मात्र दिल्ली के कृपा से धनुष्य बाण हाथ में लेकर राम नहीं बनता कोई, हाथ में धनुष्य बाण लेकर राम नहीं बनता कोई। युद्ध में राक्षसों ने भी बाण चलाए हैं। तो बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाने से विरासत किसकी? मराठी मानुस की विरासत आज भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। यह मुंबईकर ने बता दिया, एक मराठी मानुस ने बता दिया। आप नॉन मराठियों के भरोसे बात करते हो। और देखिए आशीष जी, होता क्या है, बीजेपी बौखला गई है बेसिकली। बीजेपी को एक समझ में आ गया कि साम दंड भेद जितना भी सब करा, इस नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव में ऐसा कोई तीर नहीं जो नहीं चला। पैसा चला, धमकियां चली, राड़ा चला, एक दूसरे के आदमी उठाने का काम चला, पुलिस चली, मशीनें चली। सब कुछ चलने के बाद क्या मिला बीजेपी को? सिर्फ 6-7 सीटें ज्यादा मिली। हाँ उद्धव को नस्त नाबूद करने थे, वो नहीं हो पाए। जिसको आपने साथ दिया एकनाथ शिंदे को, उसको नहीं उठा पाया, उसका हश्र बुरा हुआ। तो बीजेपी ने क्या पाया? पूरे महाराष्ट्र में 2017 और 2000 आज के आंकड़े देखे, 2026 के लास्ट चुनाव 2017 में हुए थे, ठीक है? तब क्या था, पूरे बीजेपी को महाराष्ट्र में 1019 कारपोरेटर मिले थे। हाँ आज मिले 1425, यानी 235 कारपोरेटर ज्यादा है। 8 साल में 235 ज्यादा है। लेकिन उन 235 में से 60 माइनस करो, जो 2 नगर पालिका इचलकरंजी और एक और है औरंगाबाद के पास, यानी संभाजी नगर के पास, जालना, वो पहली बार बने हैं।
तो 60 उनसे माइनस करें तो पिछले तुलना में इनके पास मात्र 150 से 170 सीटें ज्यादा आ गई है। इतना सब कुछ करके शिवसेना तोड़ी, राष्ट्रवादी तोड़ी, सारा दुनिया का पैसा खर्चा किया, जितनी दादागिरी करनी थी सब की, सारे अधिकारियों का उपयोग, जितना आपने अभी एक बीड़ में एक कंप्लेंट फाइल की है, एक महिला ने एफआईआर दर्ज की है हाँ हाँ कि हाँ। 4 बसें भर के उनको पिंपरी चिंचवड में वोटिंग के लिए लेके गया गया है। बोला गया स्वायत्त समूह की मीटिंग है, वहां जाके वोटिंग करवाया। ये ऐसे एक जगह खुल गया, ऐसे कितने जगह होंगे? ये अच्छा, सब कुछ करने के बाद नाम भी नहीं बताया भाऊ, नाम की जानकारी कुछ मिली क्या? नाम नहीं बताया किस ना, पार्टी ना के लिए? कौन कर देगा यार आशीष? आज के डेट में यदि ये काम कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या राष्ट्रवादी करते तो पुलिस रास्ते में उतार लेती उन लोगों को। कौन कर सकता है? सत्ता पक्ष के सिवा किसकी हिम्मत है ये करने की? ठीक है, अब आगे का बताइए। मैं आपको मतलब हास्यास्पद देता हूं। देखिए इनका अचीवमेंट, मुंबई में इन्होंने मार खाई, ये बात मानिए आप, जो आंकड़े बताते। उसके बाद नवी मुंबई में बीजेपी सत्ता में है, किसके भरोसे? गणेश नाइक के भरोसे। एक गणेश नाइक कौन है? राष्ट्रवादी का बड़ा नेता जो बीजेपी में आ गया है, उधार का सिंदूर। धुले में कांग्रेस से कुणाल पाटिल बीजेपी में चले गए, वो सीट लेके आए, उधार का सिंदूर। पनवेल कांग्रेस के प्रशांत ठाकुर बीजेपी में गए, वहां बॉडी बनवाई, उधार का सिंदूर। जालना कांग्रेस के कैलाश गौरंडे, ये बीजेपी में गए, इन्होंने वहां, इसका वजूद था तो इसने बनवाई, उधार का सिंदूर। नांदेड़ अशोक चौहान जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उधार का सिंदूर। पुणे में 65 उम्मीदवार ऐसे हैं, 65 जो बीजेपी के नहीं बाहर से आए हैं। कोल्हापुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जुगाड़ से सरकार बना रहे हैं। पिंपरी चिंचवड में ओरिजिनल बीजेपी के 15 लोग नहीं है जीते हुए, सब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से लिए हुए लोग हैं। ये उधार के सिंदूर पे है। ये 10 कारपोरेशन का मैंने हाल आपको दिखाया अभी। तो कौन सी जीत है इनकी? मुंबई में भी उधार के सिंदूर पे है। और यदि ये आते हैं तो ये, यदि मुंबई में बीजेपी का मेयर बनता है तो शिवसेना की कृपा से बनेगा, या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से या उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। अपनी औकात नहीं इनकी। और आप मतलब एक तो अलग शो करना पड़ेगा इस पे। एक चित्रा वाघ है, बड़ी हाई प्रोफाइल है, जिसका हमने एक शो किया था, याद है आपको? नागपुर में चार्टर्ड प्लेन से उतर के नागपुर अधिवेशन में फोटो दिखाए थे उन्होंने, सब दूर नागपुर के अधिवेशन में चार्टर्ड प्लेन से गई थी मैडम, और उसके बाद सबको वो फोटो रिलीज की थी कि कौन कौन बैठे प्लेन में और ये वो। फिर बाद में एकदम फोटो सोशल मीडिया से हटाए गए। पार्टी ने बोला नहीं नहीं, ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा ये। तो वो शो हमने किया नागपुर अधिवेशन में, हमको मिली, बहुत नाराज हुई थी हमसे। अब मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे समाप्त हो गए, महाराष्ट्र से शिवसेना समाप्त हो गई, हरी शिवसेना, ग्रीन शिवसेना। कलर इन्होंने, इनको ये पता नहीं कि माता का, देवी माता का रंग का जो चूड़े का रंग है वो भी हरा होता है, ये इनको पता नहीं है। इनको हरा सिर्फ मुसलमान दिखता है। तो और आगे उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मुंबई को यूनियन टेरिटरी घोषित करने का प्लान किया था, तब 107 शहीदों ने अपनी जान देके मुंबई को बचाई। उस कांग्रेस के साथ ये हरी शिवसेना गई, इसलिए इसलिए हश्र हुआ। मैं सैल्यूट करती हूँ महाराष्ट्र की जनता का। ऐसा विश्लेषण जबरदस्त, पूछो मत। लेकिन वास्तविकता क्या है? 105 लोगों पे गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तब मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। गुजराती वो एंगल गुजराती, नहीं। अरे सुनो तो सही, आगे सुनिए आशीष जी। उस मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनसंघ का सबसे बड़ा हाथ रहा। नानाजी देशमुख और ये सब। तो जिसने मराठी लोगों पे गोलियां चलाई, उस गुजराती के चरणों में आप पड़े रहते हैं। जिस जनसंघ ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, उन्हीं जनसंघ के विरासत लिए हुए वर्तमान में 2 गुजराती दिल्ली में बैठे हैं। उन्हीं के
चरणों में सेवा करते हुए ये बीजेपी के महाराष्ट्र के लोग, क्योंकि चित्रा जी भी है जो पहले कई पार्टियां घूम के बीजेपी में आई हैं, ये बात नहीं करेंगे कोई, क्योंकि अब वड़ा पाव नहीं चाहिए, अब ढोकले पे सबका दिल आया है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग खत्म कर दी, ये बोल के कि हम अब्सटेन रहेंगे। चलिए बार्गेनिंग इसमें एडवांटेज बीजेपी है ऐसा भी नहीं मैं मानता। आशीष जी, ये टंगती तलवार है, ये टंगती तलवार है बीजेपी पे। कारपोरेशन में हमेशा अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब देखेगा कि मुझे एकदम धुस हुआ है मामला, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है, तो उसमें एकनाथ शिंदे क्या करेगा आगे? आने वाली जिला परिषद में तो उनने बोल दिया कि हम जो है साथ में चुनाव लड़ेंगे, दोनों शरद पवार अजित पवार साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान हो गया। दूसरी बात, जो एक कारपोरेशन जहां बहुत झगड़े हो गए थे, याद होगा आपको, वहां हाईकोर्ट ने अभी स्टे दिया है 5 बजे तक, जहां शिवसेना वर्सेस बीजेपी चल रहा था, अंबरनाथ, हाँ अंबरनाथ, वहां बीजेपी स्टे लेके आई। एकनाथ शिंदे को चेकमेट मिला वहां पे, एकनाथ शिंदे बैकफुट पे आ गए। कुल तो अभी कुल मिलाकर मुंबई में, अच्छा मुंबई में दूसरी बात है ये है कि मुंबई में अभी ये महापौर पद जो है वो किसके लिए है ये अभी तय नहीं हुआ। ये ओबीसी कोटे में जाएगा, ये शेड्यूल कास्ट कोटे में जाएगा, ये सवर्णों के कोटे में जाएगा, जनरल कोटे में, ये पता नहीं, ये महिला के लिए जाएगा, पुरुष के लिए जाएगा, ये पता नहीं। इसका लॉटरी निकलेगी और लॉटरी निकालेगा एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री। अब लॉटरी में किसका निकलता है ये होना चाहिए, और उसके बाद ये देखना है कि लॉटरी में यदि शेड्यूल कास्ट महिला निकली और वो उम्मीदवार ही एकनाथ शिंदे के पास नहीं रही, तो फिर एकनाथ शिंदे किसको महापौर बनाएंगे? हाँ, वही लॉटरी वाले पे ही मैं आ रहा हूँ, लॉटरी वाले पे ही आ रहा हूँ। जरा लॉटरी वाला दिखा दीजिए जरा भैया, हेडलाइन दिखाइए जरा, इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे संजय राउत को और रोहित पवार को। रोहित पवार भी उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, भले अलग अलग सब थे चुनाव में। शिंदे के लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा मुंबई का मेयर, ओबीसी होगा या कोई महिला बनेगी। ये हेडलाइन बहुत लोगों को आज भ्रमित कर रही है कि लॉटरी से मेयर तय होगा, बीजेपी का होगा या शिंदे का होगा, वो लॉटरी से तय होगा। ये बहुत भ्रम, बहुत सारे इस पर वीडियोज भी आ रहे हैं सनसनीखेज की भ्रम। दरअसल नगर विकास विभाग है शिंदे के पास, और नगर विकास जनरली रोटेशन पे चलता है, अनुसूचित, महिला, पिछड़ा, तो उसमें रोटेशन में इस बार ये कह रहे हैं कि हम लॉटरी से निकालेंगे कि किस वर्ग से, नहीं, उसमें बाकी कुछ नहीं। आशीष जी इसलिए हुआ क्योंकि 8 साल का चुनाव का गैप रहा है। हाँ, 8 साल का चुनाव का गैप रहा है, इसलिए ये चुनाव आप पहला मानिए। उस अनुशंसा से लॉटरी निकलेगी। अब उस लॉटरी में यदि ये होगा कि भाई अनुसूचित जाति का पुरुष होगा, उदाहरण के तौर पे, तो अगले 2.5 साल के लिए अनुसूचित जाति पुरुष छोड़ के बाकी लॉटरी निकलेगी। सवर्ण है, ओबीसी है, ऐसा करके सेग्रीगेट होता है ये। तो ये पहला यदि हम माने तो ये मंत्र, ये एकनाथ शिंदे नहीं निकालेगा लॉटरी, ये एकनाथ शिंदे के मंत्रालय की जिम्मेदारी है, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है, और नगर जितने भी कारपोरेशन और नगर परिषद है शहरी विकास के अंडर आते हैं। तो शहरी विकास मंत्रालय लॉटरी निकलेगा, उस लॉटरी में यह तय होगा कि मेयर पुरुष होगा या स्त्री। जो स्त्री होगी या पुरुष होगी फिर वो किस जाति का होगा, ओबीसी का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा या जनरल कैटेगरी का होगा। और उसके बाद चुनाव तो होगा, उसके बाद उस अपेक्षा के अनुसार जो रिजल्ट निकलेगा, उदाहरण के तौर पे शेड्यूल कास्ट महिला यदि ये मेयर हो गई फाइनल, तो हर राजनीतिक दल को शेड्यूल कास्ट महिला ही मेयर के लिए फाइल करनी होगी।
अब जो चिट्ठी निकलती उसके पास है भी नहीं है, क्योंकि आंकड़ा बहुत कम है उनके पास, 29 है सिर्फ। 29 में हाँ, सभी वर्गों की महिला या पुरुष है या नहीं है, ये भी एक लोचा ये है। भी सवाल। 89 जिसके पास है उसके पास तो चांस ले सकते कि हो सकता है, हम्म, हो सकता है कि ऐसा ऐसा निकले कैटेगरी जो बीजेपी के पास हो ही नहीं, तो उनकी हम्म, मजबूरी है एकनाथ शिंदे के को साथ देने के लिए। या हो सकता है वो एकनाथ शिंदे के आदमी को तोड़ ले, बीजेपी ज्वाइन करवा ले और फिर करे। ऐसे कई चीजें हैं जो अभी इतना चुनाव आसान नहीं है, और ये देवेंद्र फडणवीस को भी मालूम है, इसलिए वो देवोस चले गए। उन्हें मालूम है 4-5 दिनों तक सबको सेकने दो, 5 दिनों के बाद वो आएंगे। 5 दिनों के बाद आने के बाद लॉटरी सिस्टम निकलेगी, लॉटरी सिस्टम निकलने के बाद जब पता होगा किस कैटेगरी का और किस जाति का पुरुष या स्त्री कौन बनेगा, जब ये आइडेंटिफाई होगा उसके बाद फिर उम्मीदवार ढूंढे जाएंगे। हाँ, लेकिन एक हाँ, बात तय है, इन सारी एक्सरसाइज में जो मास्टर स्ट्रोक खेला है आज, वो उद्धव ठाकरे ने है। उद्धव ठाकरे हाँ। यदि अपसेंट हो जाते हैं तो बीजेपी किंग हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। फिर शुद्ध तो ये कहें तो शिंदे ढक्कन हो गए पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में, जो है एग्जैक्टली मुंबई। हाँ, फिर उद्धव ठाकरे ने जो दाव खेला, ना हम्म, खाऊंगा ना खाने दूंगा, ढोल दूंगा। हम्म। नहीं, जरूरी भी है ऐसे लोगों के लिए नहीं नहीं, राजनीति में, देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, हर प्रदेश में ऐसे जो भी लोग हैं जो सिर्फ बार्गेनिंग के लिए इधर उधर उछल कूद करते हैं, वो कहीं भी अरे हो, चाहे भाई, भाजपा ही हो। महाराष्ट्र में तो आपको मैंने बता दिया था कि हर नगर पालिका में अलग अलग लड़े हैं, हाँ, हर जगह। मतलब कौन किसके आप बताइए ना, या एकनाथ शिंदे और वो साथ में सरकार बनाने की बात करते हैं, और अमरनाथ में मारामारी चल रही है, हम्म, कोर्ट केस चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। काय की हम्म। विचारधारा? कोई विचारधारा नहीं है। ये कुछ नहीं, जनता को कुछ नहीं। बेवकूफ बनाना है, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाना है, तिजोरी भरनी है अपनी। हम्म, चुनाव में जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए, और जब मैं आपको बता दूं 10-10 हजार रुपए का जब मैंने जिक्र किया आशीष जी, तो कई हम्म, दर्शकों के गले भी नहीं उतरता कि भाई ऐसा अशोक वानखेड़े पता नहीं 10 हजार बोल देते कहां से। तो मुझे हम्म, एक फोन आया जयपुर से। जयपुर में मिस्टर गुप्ता है, इकोनॉमिक्स पे वगैरह बहुत बात करते हैं, वो हम्म, टच में रहते हैं। उनने मुझे फोन आया और जोर से हंसने लगे, बोला तुम्हारा हम्म, फिगर परफेक्ट है। मैंने बोला कौन हम्म, सा? बोले 10 हजार का। हम्म, मैंने बोला लेकिन मैंने वो नासिक के लिए बोला था। बोला हम्म, पिंपरी चिंचवड़ में भी हुआ। बोला आपको कैसा पता? बोला हम्म, मेरी बेटी है वहां पिंपरी चिंचवड़ में, शादी हुई है उसकी, उसके घर में 3 मेड आती है, वो तीनों हम्म, मेड उसको बता रही थी, और एक मेड तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके घर में 4 वोट थे। तो उसने हम्म, बताया, बोले मैडम हमको 40 हजार रुपए मिले। तो बोले हम ऐसे बैठे थे ग्रुप में, तो किसी ने कहा कि पता नहीं वानखड़ी जी एकदम ही बहुत बड़ा आंकड़ा बोल दिए 10 हजार रुपए। हमने बोला, बोले भाई भैया हमने सुना है, हमारी बेटी ने हमको फोन करके बोला कि ये तो बहुत महंगे चुनाव हो गए यहाँ पे। हमारे घर में जो 3 मेड आती है उनको ही करीब करीब 60-70 हजार रुपए मिले हैं, तीनों को। तो बोले आपका आंकड़ा बहुत सही है। मैंने बोला गुप्ता जी हम लूज टॉक नहीं करते। पिछली बार भी जब मैंने 10 हजार रुपए वोट बोला था आशीष जी, तब किसी ने मुझे घर से 50 हजार की गड्डी ला के दिखाई थी, नहीं। हाँ, और तब मैं सर पे हाथ रख के बैठ गया। वो मैंने पूरा एपिसोड आपको बताया था क्या किस्सा हुआ हमारा। तो पैसा इतना कौन फेंकता है भाई? ये मुझे बताओ, कल यदि शरद पवार 5 लाख रुपए भी अपने डिक्की में लेके गए तो 3 जगह चेकिंग होगी उनकी। हाँ। और नहीं, यही पैसा सत्ता पक्ष लेके जाएगा तो पुलिस प्रोटेक्शन में जाएगा। जनता को भी सोचने का वक्त है। 10 हजार अब चलाओ, 10 हजार का तो ताज में एक काउंसलर कारपोरेटर ताज में 10 हजार का एक दिन में खाना खा रहा होगा। और हो खाना खा सकता रहा है है। ज्यादा थक गया हो चुनाव में, तो वहां पर स्पा वगैरह भी होता है 5 स्टार में। उसकी हाँ। बात मत करो। तो ये है, चलिए 2 बाइट चला देते हैं रिएक्शन भी। एक संजय राउत, इनका बिना बोले काम ही नहीं चलता, तो बिना बोले नहीं काम चलता, तो इनको सुनवा देते हैं। जब उद्धव ठाकरे ने सब क्लियर कर दिया फिर भी अपना ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधे गट,
उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी? डर तो है ना, ये डर किसका है? एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। हमको किसी का डर नहीं। सर, मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। 300 करोड़ का मेयर बनने वाला है, ऐसा कह रहे हैं, पर गणित के बाद भी नहीं है। देखिए ना, किस तरह से आगे होगा? देखिए बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे खेमे में। सर, मुंबई में बिहार भवन जाएगा, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की निधि भी देखेंगे। अब ये सरकार आएगी ना बीएमसी में, उनको भी कुछ जवाब देने दो ना। जो अपने आप को शिवसेना मानती है ना, उनकी कोई जिम्मेदारी है क्या नहीं उसके ऊपर जवाब देने। चलिए, ये मजे ले रहे हैं ये। चलिए, रोहित पवार को सुना दीजिए कम से कम, इस क्योंकि चुनाव में सब अलग अलग थे, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं उद्धव की। एक तो आप देख लो, उद्धव ठाकरे साहब का जो पक्ष है बहुत ताकत से वो लड़ा था, अच्छी तरह से लड़ा था। पहले तो सबको लोगों को ऐसे लग रहा था कि भाजपा के वन साइडेड वहां पे सत्ता आ सकती है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब ये साथ में जब वो लड़ना चालू किए थे, उनके प्रचार सभा चालू हुए थे, जब उन्होंने जाके कार्यकर्ता से बातचीत करना चालू कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी सभा वहां पे हुई, तब थोड़ा सा जो वातावरण है वो डेफिनेटली थोड़ा सा बदला। लेकिन जिस तरीके की ताकत भाजपा के माध्यम से वहां पे लगाई गई थी, मुंबई में अगर आप देखो तो वहां पे मराठी मतदार बहुत है, लेकिन उसके साथ नॉन मराठी भी बहुत है। तो भाजपा ने जो स्ट्रैटेजी वहां पे की थी वो बहुत पहले से की थी। वहां पे मराठी वर्सेस नॉन मराठी ये जो आर्ग्यूमेंट है या वो चर्चा है बहुत पहले शुरू की थी। उसके कारण जो नॉन मराठी मतदार है वो भाजपा के साइड पे कंसोलिडेट करते हुए हम सबको दिखा। मराठी जो मतदार था उसमें से बहुत जन को मतदार यादी में नाम न होने के कारण उनको वोटिंग की वहां पे संधि नहीं मिली। बहुत सारे जो लोगों ने मतदान किया वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब के पक्ष को उन्होंने मतदान किया। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रैटेजी देखी जाए तो भाजपा ने बहुत बड़ी ताकत वहां पे लगाई थी। उनका बूथ लेवल तक वहां पे काम था। फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा ताकत वहां पे लगाई गई थी भाजपा के माध्यम से, ऐसे हम सबको वहां पे सुनाई दे रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब और बाकी जो पक्ष है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फाइट दी। लेकिन अगर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब, हमारा पक्ष और एक दो मित्र पक्ष जैसे वंचित है, अगर साथ में लड़ते तो मुंबई का चित्र बहुत अलग होता। भाजपा सत्ते में नहीं आ सकती थी अगर हम साथ में लड़ते, लेकिन वो चीज न होने के कारण वहां पे अभी आज जो चित्र दिख रहा है वो दिख रहा है। ये बाद में सारा ज्ञान कैसे आता है बाबू इन लोग को? बस 30 सेकंड में यही समझना है। कह रहे हैं कि जितना अब नतीजों के बाद इनको लग रहा है कि हम भी अगर होते साथ में तो नहीं तो सवाल ये होता है कि राज ठाकरे साथ में आ गया तो इन सबको लोगों को परेशानी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए था, हाँ, कांग्रेस को भी साथ में जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आशीष जी, कि ये उद्धव ठाकरे जी को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये लोग सब साथ में आते हैं, लेकिन जब वो टिकट बंटवारा होता तो जिस 25 सीटों पे कांग्रेस जीती है वो सीटें कांग्रेस को नहीं देती है।
ये गलती तो इनका हमेशा से ये है। गलती है। मुझे हमेशा लगता है कि जब आप चुनाव लड़े तो आप नंबर के बजाय कौन कहाँ जिसकी स्ट्रेंथ है उसको यदि आप टिकट देंगे तो ये आज भी मुंबई इनका होने में टाइम नहीं लगेगा, आज भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये गलती कर ले जैसे मैंने लोकसभा के टाइम पे भी, आपको सांगली लड़ना ही नहीं चाहिए था। जब वो कांग्रेस का गढ़ है, क्या किया आपने लड़के? आपने पूरे महाराष्ट्र में हंसी का पात्र बनाया। देखो अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, अरे कांग्रेस का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत के आया इनके उम्मीदवार के सामने, हाँ क्या जरूरत थी लड़ने की? लेकिन ये सारे गेम जो है, ये अड़ाअड़ी का काम जो है, ये राउत साहब का है, संजय राउत जी का। इनको लगता है कि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो आखिरी फाइनल है, इसलिए हम सांगली लड़ेंगे। अरे क्यों लड़ेंगे? क्या है सांगली में वजूद आपका? निपट गए सांगली में। उतनी ही ताकत दूसरी चलिए जगह लगाते। तो ऐसे यदि मैं माइक्रो लेवल पे जाऊं तो मैं पूरे महाराष्ट्र का विश्लेषण बता देता हूं कि यदि ये सामंजस्य करके लड़ते तो आज 90% इनके फेवर में आता, 90%। हाँ, सीट वाइज भाजपा बहुत सारा काम करती है। इसके सिवाय, ज्ञानेश के सिवाय, पैसे के सिवाय, जो है पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट में खेल के सिवाय, इन सबके सिवाय बहुत सारा काम करती है प्रत्याशी के लेवल पर। एक एक सीट पर कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन है, किसको टिकट देंगे, कहाँ भाजपा, जुड़ेगा। आशीष जी, जब प्रमोद महाजन जी थे हाँ, और पहली बार बीजेपी राजस्थान में अपने बलबूते पे आई थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी। इसके पहले भरोत सिंह शेखावत हमेशा वो जनता दल का एक टुकड़ा होता था, 7-8 सीटों का, उनके साथ ही सरकार बनते थे। पहली बार हाँ, कांग्रेस बीजेपी ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई। उस टाइम मैंने देखा वॉर रूम कंसेप्ट पहली बार उन्होंने शुरू किया था। चंद्रबाबू नायडू चले के सब वॉर रूम, सैटेलाइट पिक्चर थे उनके पास भाई, एक एक मोहल्ले के विधानसभा में। ये मोहल्ला पिछले 10 चुनाव से बीजेपी के कभी वोट नहीं दिया, तो इस पे मेहनत कम करो, हो सके तो वहां जाओ ही मत, क्योंकि वो किसी भी हालत में मोहल्ला बदलेगा नहीं। लेकिन जिस मोहल्ले ने फ्लिप फ्लॉप किया है उस पे ज्यादा सोर्सेस डालो, उसको अपने इतने माइक्रो लेवल पे काम किया तो राजस्थान अपने बलबूते पे लेके आए हो। ये काम सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, टिकट के टाइम पे टिकट बेचने का काम शुरू करते हैं, वाकई में एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते। चुनाव के नतीजे आ गए, जगताप साहब ने बोल दिया कि ये जो गायकवाड़ है, वर्षा गायकवाड़, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली से जगताप को नोटिस पहुंच गया। मतलब कांग्रेस में क्या मिला? एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो। यही तो, वो 5 साल चुनाव में लगे रहते हैं और यहाँ 5 साल एक दूसरे टांग खींचने में। उस दिन राहुल गांधी इंदौर में तो एक नेता जिसकी पता नहीं क्या हैसियत है, वो जाके कार के पीछे चिल्ला के चला आया कि जीतू ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस चौपट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इसके पहले 4 महीने पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, चौपट कर दिया। अरे 20 साल से सत्ता से बाहर हो बेशरम, फिर भी कह रहे हो कि जीतू ने चौपट कर दिया। अरे चौपट तो कांग्रेस थी। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे हैं, सबकी दुकान चलनी चाहिए। खैर, इजाजत दीजिए। बस हाँ, अभी अगली खबर और भी महत्वपूर्ण है, वो लेकर के हम आ रहे हैं। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।